आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ कानूनी दस्तावेजों और एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग सकता है। हाँ, लेकिन ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत गंभीर और कड़वी सच्चाई है। हमारा आज का मिशन एक बड़े नैतिक सवाल का जवाब खोजना है कि क्या भारत में कोई अपराधी अपने पैसों की ताकत से जेल की सजा से बच सकता है? सही कहा। और इस चर्चा के केंद्र में है 2026 का सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 6 जून 2009 को तमिलनाडु के एक गांव से, जहां एक बहुत ही खौफनाक वारदात हुई। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इसे हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज किया, जो कि एक बहुत गंभीर अपराध है। बिल्कुल। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों और हमले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है। लेकिन जब ये मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो पूरी कहानी ही पलट गई। हाँ, हाई कोर्ट ने दोषियों की सजा को 3 साल से घटाकर मात्र 2 महीने कर दिया। मतलब उतना ही समय जितना वो पहले ही जेल में बिता चुके थे। एकदम सही। और यही वो मोड़ है जो किसी को भी हैरान कर देगा। सजा कम करने का आधार क्या था? सिर्फ ये कि घटना को 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे। हाँ, और आरोपियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। देखिए, अगर हम एक आम इंसान के नजरिए से सोचे तो अदालत में मुकदमों का बहुत बड़ा बैकलॉग होता है। 10 साल बहुत लंबा समय है। पीड़ित को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं जिससे शायद उसे कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। तो फिर इस फैसले में इतनी बड़ी समस्या क्या थी? यही वो सवाल है जिसके खिलाफ पीड़ित की पत्नी परमेश्वरी ने हार नहीं मानी और उनकी ये लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। परमेश्वरी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मामला। बिल्कुल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में इस फैसले को ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कहा, यानी न्याय का उपहास। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस 1 लाख रुपए के समझौते की तुलना ब्लड मनी से की। ब्लड मनी? मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी की जान लेने की कोशिश करें और फिर पैसे देकर उसके परिवार को खरीद लें? जो कि हमारी न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। भारतीय आपराधिक कानून में इस धारणा की कोई जगह नहीं है कि अमीर लोग अपने अपराधों की माफी खरीद सकते हैं। तो यहाँ वो मुख्य कानूनी सिद्धांत आता है जिसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 या जिसे अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 के रूप में जानते हैं, उसके तहत पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान जरूर है। लेकिन ये मुआवजा अपराधी की सजा के अतिरिक्त होता है। यही सबसे अहम बात है। ये इन एडिशन टू पनिशमेंट है। ये कभी भी जेल की सजा का विकल्प नहीं हो सकता। दौलत से आप अपनी आपराधिक जवाबदेही को खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत तार्किक है और शायद इसी बात को पुख्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा तय करने का एक 4 सूत्रीय टेस्ट भी स्पष्ट किया है। हाँ, सबसे पहली बात तो समानुपातिकता की आती है, यानी सजा हमेशा अपराध की गंभीरता के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी ने चाकू से कई जानलेवा वार किए हैं तो इस क्रूरता को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि मुकदमे में 10 साल लग गए। बिल्कुल। अदालतें हमले की प्रकृति और उसकी भयावहता को अनदेखा नहीं कर सकती। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है। सोचिए, अगर अदालतें इतने गंभीर अपराधों में इतनी आसानी से लोगों को पैसों के बल पर छूटने देंगी तो क्या होगा? जनता का न्याय व्यवस्था से पूरी तरह भरोसा ही उठ जाएगा। लोगों को लगने लगेगा कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। यही सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी। नरम सजा देने से कानून का इकबाल खत्म होता है। इसीलिए कोर्ट को हमेशा तथ्यों का संतुलन बनाना होता है। ये देखना होता है कि अपराध को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं और कम करने वाले कौन से हैं। सही कहा। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि ट्रायल में लगने वाला लंबा समय या अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की अनुचित सहानुभूति जेल से बचने का कोई कानूनी आधार नहीं है। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों और अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले को एक जगह रखकर देखें तो आम जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल।
हमारी न्याय व्यवस्था स्पष्ट संदेश दे रही है कि किसी भी इंसान की हैसियत या उसकी दौलत उसे कानून के हाथों से नहीं बचा सकती। और इसके साथ ही ये कानूनी पेशवरों और वकीलों के लिए भी एक बहुत सख्त चेतावनी है। हाँ, गंभीर आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष अब सिर्फ सहानुभूति या देरी का तर्क देकर सजा से बचने की रणनीति पर निर्भर नहीं रह सकता। ये रणनीतियां आप कोर्ट में नहीं टिकेंगी। ये पूरा मामला न्याय और नैतिकता के एक बहुत गहरे पहलू को छूता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने स्तर पर सोचना चाहिए। वो क्या? कानून तो ये मानता है कि मुआवजा सिर्फ सजा का एक अतिरिक्त हिस्सा है, लेकिन क्या हमारी मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में वाकई कोई ऐसा ठोस तंत्र है जो ये सुनिश्चित करे कि पीड़ित परिवार को वो आर्थिक मदद असल में और समय पर मिले? या फिर ये व्यवस्था केवल अदालत के कागजों और आदेशों तक ही सिमट कर रह जाती है? बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए।